हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रेस्पायरेशन की क्लास चल रही थी हमारी, और जहां तक हम चर्चा किया था उसके बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। तो हम आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरे जहां तक मैं बताऊंगा वहां तक आपको देखना है, और फिर इसके बाद ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी आपके यूट्यूब पर। आप कभी भी देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछी जाएगी, और आज का क्लास तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से पूछी जाएगी तो जाएगी, 1 नंबर पक्का करके जाना है आज। तो आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा, और सभी के साथ इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा। जहां तक हो सके वहां तक आप फॉरवर्ड कर देना। मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि हमारी मोटिवेशन इसी में छिपा हुआ है। जो कुछ भी हमें मिलता है इसी से मिलता है, और मैं आज यहाँ पर खड़ा हो पाता हूँ तो इसी की वजह से खड़ा हो पाता हूँ। मैं इसके लिए आपके सामने बहुत आभार रहूंगा, आभार प्रकट करता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और आज की क्लास को शुरुआत करता हूं। ज्यादा चिक चैक ना करते हुए आपकी क्लास को शुरुआत करता हूं। तो आज का क्लास का सबसे पहला टॉपिक है कि रेस्पायरेशन इन एनिमल। जानवर में श्वसन कहां से होती है, किस अंग से श्वसन करता है। भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जानवर का श्वसन का जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग होते हैं, सब एक ही जैसा नहीं करता। तो हम आज इसको देखेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, पूछा जाएगा। तो सबसे पहला नंबर है मेरा कि रेस्पायरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन। कौन ऐसा जानवर है जो मॉइस्ट स्किन के थ्रू वह रेस्पायरेशन का काम करता है, यानी कि स्किन के थ्रू वह रेस्पायरेशन का काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए, फ्रॉग मॉइस्ट स्किन की सहायता से वह श्वसन का काम करता है। और दूसरा नंबर है अर्थवॉर्म भी मॉइस्ट स्किन की सहायता से वह श्वसन के काम करती है। दूसरी नंबर रेस्पायरेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की सहायता से कौन सा जानवर जो है वह श्वसन की काम करती है। तो आपको याद होना चाहिए कॉकरोच जो है वह श्वसन के काम, रेस्पायरेशन का काम सेल मेम्ब्रेन की सहायता से करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए सेल मेम्ब्रेन की सहायता से श्वसन कौन करता है, कॉकरोच। फिर उसके बाद रेस्पायरेशन थ्रू गिल्स की सहायता से वह श्वसन का काम कौन करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिशेस, जितनी भी मछलियां जो है वह श्वसन की काम कहां से करती है, गिल्स की सहायता से करता है। तो आपको ये आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको एक पॉइंट समझ में आई होगी। तो आप सबसे पहले इसको एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद नए टॉपिक पर बात करता हूं। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक अगर आप भूल से भी छोड़ दिया तो बहुत पछताओगे। ये ही आपका सपना है जो तय करेगा। संघर्ष जितना कठिन करोगे जीत उतनी शानदार होगी, ये पक्का है। ये पक्की बात है कि संघर्ष अगर कठिन होगा जीत उतनी शानदार होगी। बच्चा हताश हो जाता है कि हम नहीं मेहनत करेंगे, कि हम इतने छोटे परिवार में जन्म लिए, हमसे मेहनत नहीं होगा। ठीक बात है, आपको कहना मानता हूँ, लेकिन गरीबी में पैदा लेना यह गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में ही मर जाओ ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो आपको इससे निकलना होगा, और इसके लिए एक जरिया है, संघर्ष करना पड़ेगा। विदाउट सक्सेस, बिना मेहनत के आप कहीं आगे निकल नहीं सकते। हम बताए थे, इफ यू कैन बी सक्सेस व्हेन यू बिलीव। जब अगर सक्सेस होना चाहते हो तो पहले विश्वास करना सीख लो। विश्वास रखो किसी पर, पक्का सक्सेस होगे। रेस्पायरेशन इन ह्यूमंस में रेस्पायरेशन की सिस्टम कैसे काम करती है, यही चीज को हमको सबसे पहले देखना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट शक्ति आपके लिए, आपके टॉपिक के लिए। तो देखिए, रेस्पायरेशन
रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मानव में रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस बीइंग्स कंसिस्ट फॉलोइंग ऑर्गन, हमारे शरीर में एक ही ऑर्गन्स नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हम ये भले पता करते हैं कि नाक की सहायता से श्वास लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर में तो बहुत ऑर्गन्स काम करते हैं ना, वो कहीं और भेजता है, वो कहीं और भेजता है, यहाँ पर जाकर वो फिल्टर होती है, कहाँ पर क्या होता है, ये चीज को तो हमें देखना है ना। देखिए सबसे पहला है नसल कैविटी। नसल कैविटी क्या होता है, तो एयर इंटर्स द नोज थ्रू द नोस्ट्रिल्स, एयर इंटर्स द नोज थ्रू द nostril and reaches the nasal cavity, एयर जिस नोज से इंटर करती है थ्रू द नोस्ट्रिल, एयर जो हमारे शरीर में नाक की सहायता से प्रवेश करती है उसको नोस्ट्रिल कहता हूं, जहां से प्रवेश करती है वो नोस्ट्रिल होता है, एंड जहां तक वो पहुंचती है उसको नसल कैविटी कहते हैं। तो नोस्ट्रिल के थ्रू, जहां नोज की सहायता से एयर जब प्रवेश करता है उसको कहते हैं नोस्ट्रिल, ये है हमारा नोस्ट्रिल, लेकिन जहां तक पहुंचती है उसे कहते हैं नसल कैविटी। नसल कैविटी, तो नोस्ट्रिल और नसल कैविटी अलग है। एयर जहां से एंटर करती है नाक की सहायता से डेट इज नोस्ट्रिल, लेकिन जहां रीच करती है, जहां पहुंचती है वो नसल कैविटी। तो पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, द नसल कैविटी लीड्स इनटू द फेरिंग्स, फ्रॉम द फेरिंग्स एयर पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर चैम्बर इज कॉल्ड लैरिंग्स। कहता है कि जहां पर पहुंची थी एयर नसल कैविटी के पास, वहां के बाद वो फेरिंग्स में जाकर डिवाइड हो जाती है, फेरिंग्स में जाकर पहुंचती है, जो हमारे यहाँ पर है, फेरिंग्स में जाकर पहुंचती है, और एयर पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर चैम्बर। चैम्बर की कहानी हमने आपको सिखाया था, तो आपको पता बताना चाहिए, वहां से आपको पूछेगा तो बताना है कि फेरिंग्स में जब प्रवेश करती है तो याद रखना कि एयर कहां से होकर गुजरती है, तो रेक्टेंगुलर चैम्बर से गुजरती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। और लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। तो नसल कैविटी, लैरिंग्स आपको समझ में आया होगा। नसल कैविटी क्या बताए, तो नसल कैविटी जहां नोज, जिस नोज की सहायता से एयर को प्रवेश करवाते हैं वो नोस्ट्रिल में पहुंचता है, नोस्ट्रिल के थ्रू जाता है, और नोस्ट्रिल के थ्रू जब प्रवेश करता है तो जहां तक जाकर पहुंचता है उसको नसल कैविटी कहते हैं। और नसल कैविटी के थ्रू एयर जो है वो फेरिंग्स तक पहुंचता है, और ये फेरिंग्स जो एयर जहां से गुजरती है, फेरिंग के थ्रू जहां से गुजरती है वह रेक्टेंगुलर चैम्बर में पास करता है, रेक्टेंगुलर चैम्बर से होकर गुजरती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। आई होप, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। ट्रैकिया, ट्रैकिया और विंड पाइप, याद रखना इस ट्रैकिया को ही हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। इज अ डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द नेक, इट इज 12 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। याद रखना कि ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया को ही हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, श्वसन नली बोलते हैं। ये हमारे मस्कुलर ट्यूब सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ नेक, ये गर्दन के सबसे अगले फ्रंट पोर्शन पर स्थित होता है। कौन, ट्रैकिया। ट्रैकिया नेक का सबसे ऊपरी भाग पर स्थित होता है। कौन, ट्रैकिया। इसी को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, श्वसन नली बोलते हैं। और इसकी लंबाई लगभग में 12 सेंटीमीटर होती है, और इसका डायमीटर जो है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। डायमीटर का मतलब व्यास हो गया, और लेंथ का मतलब लंबाई, लेंथ का मतलब आपका हो गया लंबाई। लंबाई इसकी 12 सेंटीमीटर होता है ट्रैकिया की, और इसका डायमीटर कितना होता है, तो याद रखना 2.5 सेंटीमीटर होता है। दी ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंची। ट्रैकिया को ही हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, ब्रोंची। और ब्रोंची क्या होता है अभी बताने वाले हैं, ब्रोंक्यूल्स क्या होता है अभी इसके बाद डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस तीनों पॉइंट को याद रखना है। जिस नाक की सहायता से, जहां पर नाक की सहायता से होकर जो एयर पास करती है नोस्ट्रिल में पहुंचती है, जहां तक पहुंचती है वो नसल कैविटी होता है। नसल कैविटी के थ्रू जब एयर पहुंचती है वो फेरिंग्स में जाता है, और फेरिंग्स क्या होता है, तो फेरिंग्स के थ्रू जब एयर पास करता है रेक्टेंगुलर चैम्बर से होकर उसको लैरिंग्स बोलते हैं। और उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया को ही दूसरा नाम विंड पाइप होता है। विंड पाइप एक डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ नेक,
ट्रैकिया या विंड पाइप क्या होता है कि वह नेक के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है। ये डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब होता है, इसी को डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब बोल रहे हैं। और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। याद रखना, ट्रैकिया को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंक्यूल्स, इसी को जो दो भाग में डिवाइड किए इसी को ब्रोंची बोलते हैं। और इसके बाद अभी चर्चा कर रहे हैं ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, क्या करता है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम आगे डिस्कशन कर रहे हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ब्रोंची के बारे में चर्चा कर रहे थे कि ट्रैकिया जो है ब्रोंची को दो भाग में बांटता है। ट्रैकिया दो भाग में डिवाइड होती है ब्रोंची के रूप में। ब्रोंकी क्या होता है, देखिए, ईच ब्रोंची लीड्स टू दी लंग्स ऑफ इट्स ओन साइड। ईच ब्रोंची इज अ स्मॉलर ट्यूब नोन एज ब्रोंक्यूल्स। कहता है कि ब्रोंची जो है वो लंग्स से लीड्स करती है, लंग्स से आगे की ओर बढ़ती है, एक दिशा में बढ़ती है, अपने तरफ में बढ़ती है। इस ऑन साइड each bronchus into a smaller tube known as bronchioles। कहता है कि जब ये लंग्स से होकर गुजरती है, लंग्स से पास करती है और जो छोटे छोटे हिस्सा में विभाजित हो जाता है जब लंग्स के बाद ब्रोंची, तो उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। जब लंग्स के बाद जब ब्रोंची छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं तो उसे हम ब्रोंचियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे ब्रोंचियोल्स बोलते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आया होगा। लंग्स अब क्या होता है, जो देखिए, लंग्स आर 2 इन नंबर। लंग्स जो है हमारे शरीर में दो रूप में, दो भाग में होता है। लंग्स हमारे शरीर में संख्या में दो होती है। लंग्स का जो संख्या होता है हमारे शरीर में वो दो होता है। आर प्रेजेंट इन दी चेस्ट कैविटी। ये कहाँ स्थित होता है? ये चेस्ट कैविटी के अंदर स्थित होता है। चेस्ट कैविटी के अंदर स्थित होता है लंग्स। दो गो होता है, याद रखना। एयर सैक एंड रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल। कहता है कि जब यहाँ पर एयर पहुंचती है लंग्स के पास तो इसको वह क्या करता है? साफ करता है, सप्लाइड करता है। और सप्लाइड करके वह कहाँ भेजता है? ब्लड वेसल में भेजता है। ब्लड वेसल में कौन भेजने का काम करता है? लंग्स करता है। और जब एक बचा हुआ जो शेष एयर है, वेन एयर इंटर्स द लंग्स, द ब्लड टेक्स इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट CO2 एंड वाटर। अब हमको साथ एक लाइन में समझिए कि जब ब्रोंचियोल समझाए तो लंग्स हमारे शरीर में दो होता है, लंग्स की संख्या दो होती है। लंग्स जो है क्या चीज करता है कि यहाँ पर जब एयर पहुंचती है तो ये क्या करता है कि एयर को वो ब्लड वेसल में सप्लाई करती है, ब्लड वेसल में भेजने की काम करती है। लेकिन सभी एयर को थोड़ी ना भेज देती है, ऑक्सीजन को भेजती है ब्लड वेसल में। और बचा हुआ CO2 और वाटर को क्या करता है? रिमूव कर देता है, आउट कर देता है, बाहर कर देता है। वाटर और CO2 को रिमूव कर देता है, बाहर कर देता है, और ऑक्सीजन को ब्लड वेसल में भेज देता है। कौन? लंग्स। ये किसका काम होता है? लंग्स का काम होता है, याद रखना। फिर उसके बाद ब्लड कैरीड इन ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम द लंग्स। कहता है हमारे शरीर में ब्लड जो है ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है और शरीर के पूरे हिस्से तक ले जाने का काम करता है, शरीर के पूरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है वो ब्लड है, ब्लड है। लेकिन ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो सबसे पहले लंग्स में जब जाती है तो लंग्स इसको सप्लाइड करता है और ऑक्सीजन को ब्लड वेसल में भेज देता है। और ब्लड वेसल में जाने के बाद ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर के जितने भी पार्ट है वो वहां तक इस ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं, परिवहन करने का काम करते हैं, ढोने का काम करता है। फिर उसके बाद बचा हुआ CO2 और वाटर को वो क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। तो यह कहानी थी। आई होप, मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम इसके बाद अगला टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक साधारण तरीका से आप कैसे याद रखोगे, इस तरीका को हम आज बताने वाले हैं और अभी बताने वाले हैं। देख लीजिए इसको। जब हमारे शरीर में
हवा प्रवेश करती है और लंग्स के पास जो वो ब्लड के थ्रू वो ऑक्सीजन को भेजने का काम करता है और बाकी शेष यानी वेस्ट प्रोडक्ट जैसे CO2 और वाटर को वह पुनः वापस लौटा देता है। एक कहां से कहां होकर जाती है, पहले कहां आता है, फिर कहां जाता है, फिर कहां जाता है, फिर कहां जाता है, निकलते समय सबसे पहले कहां आती है, फिर कहां से जाता है, फिर कहां। एक बात को एक साधारण एक लाइन में आप याद रखना। कहता है कि सबसे पहले नोज की सहायता से एयर प्रवेश करती है, नसल कैविटी में जाता है, फिर उसके बाद कहां पर जाती है, लैरिंग्स में जाता है, फिर ट्रैकिया में जाता है, फिर ब्रोंची में जाता है, फिर ब्रोंकियोस में जाता है। ये ब्लैक कलर का पेंस जो तुम देख रहे हो ऊपर से नीचे की ओर जो जा रहा था, ये हमारा है, याद रखना, इनहेलेशन। हम आपको बताए थे इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के जाने का क्रम इस प्रकार से सबसे पहले वो नोज में, फिर नसल कैविटी, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंची, उसके बाद ब्रोंकियोस और फिर उसके बाद एल्वोली, एल्वोली के में जाकर मिल जाती है। तो ये है आपका इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन जाने का क्रम। सबसे पहले नोज, नसल कैविटी, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंची, ब्रोंकियोस, एल्वोलाई। फिर सबसे पहले नोज, नसल कैविटी, लैरिंग्स, ब्रोंची, फिर उसके ट्रैकिया, ब्रोंची, ब्रोंचियोस और एल्वोलाई। ये है ऑक्सीजन के जाने का क्रम। और जो लाल कलर का तुम देख रहे हो, ये लाल जो देख रहे हो, ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ CO2। एक क्या चीज है तो याद रखना, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ CO2, एक्सट्रैक्शन ऑफ CO2 का निकलने का क्रम नोज की सहायता से ही प्रवेश करता है, नोज की सहायता से ही बाहर चल जाता है। सबसे पहले एल्वोलाई ब्रोंचियोस के पास पहुंचाती है, फिर उसके बाद ब्रोंची के पास पहुंचाती है CO2 को, फिर ट्रैकिया, लैरिंग्स, नसल कैविटी और नोज के थ्रू बाहर चल जाता है। यह तरीका आपको याद रखना पड़ेगा, यह तरीका आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। इस साधारण तरीका हम आपको सिखलाने की कोशिश किया है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड समझ में आई होगी। एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बताओगे? सबसे पहले कहा तो एल्वोलाई, एल्वोलाई किसके पास भेजेगी? ब्रोंचियोस के पास भेजेगी। ब्रोंचियोस किसके पास भेजेगा? ब्रोंची के पास भेजेगा। ब्रोंची किसके पास भेजेगा? ट्रैकिया के पास भेजेगा। ट्रैकिया किसके पास भेजेगा? लैरिंग्स के पास भेजेगा। लैरिंग्स किसके पास भेजेगा? नसल कैविटी के पास भेजेगा। और नसल कैविटी किसके पास भेज देगा? नोज, और नोज उसे क्या कर देगा? बाहर कर देगा। ये है क्या चीज? CO2 का एक्सट्रैक्शन। लेकिन इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले नोज, नोज किसके पास भेजेगी? तो नोज भेजेगी नसल कैविटी, और नसल कैविटी कहाँ भेजेगी? तो नसल कैविटी लैरिंग्स के पास भेजेगा। लैरिंग्स कहाँ भेजेगा? तो लैरिंग्स भेजेगा आपको कहां पर? ब्रोंची के पास भेजे, ट्रैकिया के पास भेजेगा। ट्रैकिया के बाद कहां पर जाएगा? तो ट्रैकिया के बाद ब्रोंची के पास जाएगा। ब्रोंची किसको भेजेगी? ब्रोंचियोस के पास भेजेगा, और उसके बाद एल्वोलाई में चला जाएगा। ये है क्या चीज? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना अच्छा तरीका से मैंने समझाने की कोशिश किया है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लो और इस पॉइंट को याद रखना हमेशा के लिए। ये भूल गया तो समझ लो कि आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं है, यही आपको सोना बनाएगा, याद रखना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे समझा रहे हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक पॉइंट थोड़ी सी बचे हुए हैं, वो है ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या होता है? तो हम द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट।
जो पर्सन के द्वारा 1 मिनट में जो ब्रीदिंग की जाती है, इस रेट को ही हम लोग ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा की गई ब्रीदिंग 1 मिनट के अंदर में, इसी को हम लोग ब्रीदिंग रेट कहते हैं। साधारण तरीका में समझो ना, हम एक पर्सन है, हमारे में हम जो ब्रीदिंग का काम कर रहे हैं, 1 मिनट के अंदर में कितना ब्रीद कर रहे हैं, इसी को हम लोग ब्रीदिंग रेट कहते हैं। इसकी रेट को जब जांच करेंगे, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग रेट, इसी को हम लोग ब्रीदिंग रेट कहते हैं। ये तो और आसान सी तरीका है कि किसी भी मानव के द्वारा की गई ब्रीदिंग 1 मिनट के अंदर में ब्रीदिंग रेट कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अगली पॉइंट पता है, दी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इन अडल्ट एट रेस्ट रेंज फ्रॉम 12 to 20। कहता है कि साधारण अगर ब्रीदिंग रेट बच्चों में, एडल्ट में देखा जाए, तो जब वह रेस्ट में होता है, यानी कि आराम अवस्था में होता है, तो उसकी ब्रीदिंग रेट 12 से 20 के बीच में होता है। एडल्ट में जब वह ब्रीदिंग रेट हम देखा जाए, वह नॉर्मल देखा जाए, जब वह रेस्ट में होता है, आराम अवस्था में होता है, तो उसका ब्रीदिंग रेट 12 से 20 के बीच में होता है। आपको समझ में आ रही होगी एक एक पॉइंट। वाह, कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा कमेंट में कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो इस पॉइंट को आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहाँ से समाप्त कर रहे हैं। ये रेस्पिरेशन टॉपिक भी हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम नया टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, जो लाइट आपको इतना इम्पोर्टेंस चैप्टर है आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, कि इसके बारे में अगर जितना भी हम बोलूं वह शब्द कम पड़ जाएगा। आप देख लेना, भविष्य तक देख लेना कि लाइट्स कितना इम्पोर्टेंस रखती है हमारे करियर के लिए, किसी भी बच्चों के लिए। इसलिए इसे देखना कभी चूकना मत। चूक गया तो रह जाओगे, पछताते रह जाओगे। तो अगली क्लास लाइट की शुरुआत करने वाले हैं। आपको से एक ही रिक्वेस्ट बार बार कहते हैं, वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके हमें जरूर बताओ वीडियो कैसी लगी। ये नहीं बताते हो, ये आपकी बहुत भारी गलती है। इसका मतलब है कि आप वीडियो नहीं देखते हो, पूरी वीडियो को नहीं देखते हो और बीच में छोड़ देते हो। इसका एक ही तात्पर्य है। तो इसमें मेरा क्या जाता है? मेरा धर्म है पढ़ाना। मेरे को भगवान जन्म दिया है किसी को शिक्षा देने के लिए, और इस तत्व पर मैं तैयार हूँ। अपना कर्म को कर रहा हूँ, अपना धर्म को निभा रहा हूँ। आप भी अपना कर्म को, धर्म को निभाइए, नहीं तो बहुत पछताइएगा। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। तो संघर्ष जितना कठिन करोगे, जीत इतनी शानदार होगी। कितनी खूबसूरत लाइन है कि पानी से नहाओगे तो सिर्फ निवास बदलेगा, लेकिन पसीना से नहाओगे ना तो इतिहास रच दोगे। इतिहास में नाम होगा, दुनिया नाम जानेगी आपका। तो फिर इसके बाद मिलते नए क्लास के साथ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और पूरी अच्छा से प्रिपरेशन कर लेना, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन आपके हाथ से निकल ना जाए। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो रहा होगा, मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ। और मुझे पूर्ण गर्व है कि हमारे बच्चे पर पूरा विश्वास है कि नहीं, वो मेहनत कर रहा होगा और मेहनत का फल जरूर मिलेगा उसको। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।